So today's topic is history of educational policies in India. So we will study about the educational policies in India from the time period 1950 to 2019. It means before the present educational policy 2020 यानी NEP 2020 से पहले जो भी शिक्षा नीतियाँ शिक्षा से संबंधित नीतियाँ रही हैं या कार्य हुए हैं भारत में, उन सभी पर हम आज बात करेंगे 1950 से लेकर 2019 के बीच में। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो उसके लिए एक कमीशन आया था, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, और इस कमीशन को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको बोलते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है इसको। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1917 से लेकर 1990 था। 1970 से लेकर 1990 था। तो पहली बार जिसने ये बात की, तो जो एक कोर्स थी एजुकेशन की बात की सैडलर कमीशन ने, यहाँ पर जो हमने टाइम लिमिट दी थी वो आज़ादी के बाद 1950 से 2019 की बात हो गई, लेकिन आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ उसके बारे में शुरुआती कदम था सैडलर कमीशन, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो 1917 में आया और 2 वर्ष बाद उसने 1719 में अपनी रिपोर्ट दी। तो एजुकेशन में एमएड जो प्रोग्राम है वो सर्वप्रथम पहला शब्द इस एमएड वर्ड का इस कमीशन ने यूज़ किया, जिसका नाम था सैडलर कमीशन। फर्स्ट यूज़ ऑफ एमएड। हायर सेकेंडरी सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट एज एजुकेशन स्टार्टेड बाय द सैडलर कमीशन। अगर हम हायर सेकेंडरी सब्जेक्ट की बात करें तो हायर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुई, और उसकी अनुशंसा की थी सैडलर आयोग ने। उसके उपरांत यानी सैडलर आयोग एमएड की बात की गई। अगर ये प्रश्न बनता है कि एमएड का सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो वो सैडलर आयोग था। और ये समय अवधि थी उस समय 1917। उसके बाद 1964 से लेकर 1964 से 1966 में ये जो समय अवधि है ये कही जाती है कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन, और इस आयोग को ये भी कहा जाता है, कोठारी कमीशन था वो, उसका नाम था आईईसी मतलब इंडियन इकोनॉमिक कमीशन। इसको क्या कहा जाता है? इंडियन एजुकेशन कमीशन। यानी भारतीय शिक्षा आयोग भी किसको कहा जाता है? कोठारी कमीशन को। भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा गया कहीं पर। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कौन से आयोग को कहा जाता है? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है। और आईईसी के नाम से जानते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे कोठारी कमीशन के, वो थे दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी। पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। तो इनकी टीम अगर बात करें, जो आयोग की टीम थी, उस टीम में कुल 17 सदस्य थे। यहाँ पे आएगा। तो कोठारी आयोग की जो टीम थी
तो टीम ऑफ द DS कोठारी आयोग हैव 17 मेंबर्स, 17 उसके सदस्य थे, 17 मेंबर टीम, जिसमें 12 सदस्य जो थे वो इंडियन थे और 5 फॉरेनर थे। 5 फॉरेनर में भी अलग अलग देशों के थे, 5 देशों से 5 सदस्य लिए गए थे, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इसमें जो व्यवस्थाएं ली गई हैं अन्य देशों से, उसके बारे में उन्होंने बताया। इंग्लैंड से थे, यूनाइटेड किंगडम से, USSR मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रसिया, जो पहले रसिया को USSR बोला गया, और फ्रांस, जापान, देन USA, यानी अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, इन 5 देशों के एक एक सदस्य थे। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि DS कोठारी आयोग में विदेश से कितने सदस्य थे? 5 देशों के सदस्य थे, और उसमें कौन कौन से सदस्य थे? ये प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से देशों के सदस्यों को कोठारी आयोग में शामिल, इनमें से कौन से शामिल नहीं थे? तो एक इंग्लैंड था, एक रसिया था, एक फ्रांस था, एक जापान था, एक US था, और 12 सदस्य इंडियन थे। और DS कोठारी आयोग ने ही UGC की स्थापना की सिफारिश की। तो इसकी अनुशंसा की गई 1953 में, और फुल्ली ये फंक्शनल हो गई 1956 में। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो 1953 में उसने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फुल्ली फंक्शनल हुई थी ये 1956 में, फुल्ली फंक्शनल। और कोठारी आयोग ने ही क्या किया था? ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। मान लीजिए हम यहाँ से निकाल के ले जाते हैं, कोठारी आयोग ने क्या दिया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दिया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसको 3LF के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कहा गया, 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया। एक तो भारत को हिंदी स्टेट जो हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो, और एक है नॉन हिंदी स्टेट, जहाँ की जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी नहीं है। तो अगर हिंदी स्टेट हैं तो एक तो वहाँ पे मदर टंग होगी, मदर टंग मतलब हिंदी हो गई, फिर एक इंग्लिश होगी, और तीसरी संस्कृत होगी। लेकिन अगर नॉन हिंदी स्टेट हैं तो एक तो वहाँ की मदर टंग हो गई किसी भी राज्य की, फॉर एग्जांपल केरल की है तो मलयालम हो गई, और एक आपकी इंग्लिश हो गई, और मदर टंग के अलावा एक मलयालम हो गई। इन्होंने मलयालम दिया हुआ है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, यानी मदर टंग भी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, और एक कोई तीसरी भाषा भी पढ़नी है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था DS कोठारी ने। एक वर्ड आता है यहाँ पर MIL। MIL से क्या मतलब है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में ये भी DS कोठारी ने दिया था। उसके बाद 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो भी DS कोठारी आयोग ने दिया था। और एक और दिया था वर्क एक्सपीरियंस, जो सब्जेक्ट है जिसको WET पढ़ाते हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट विद्यालयों में पढ़ाने की अनुशंसा भी DS कोठारी आयोग ने की थी। और एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। उसका नाम क्या था? ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या था? तो उसका नाम था, इसको अलग इंक से लिख देते हैं, उस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसको शॉर्ट में बोला गया END, एंड रिपोर्ट। तो प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि एंड रिपोर्ट कौन से आयोग ने दी थी या किस आयोग से संबंधित है? तो END रिपोर्ट कोठारी आयोग से
संबंधित है, और END का मतलब क्या है, एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट उसको कहा गया। तो ये बहुत सी ऐसी उपलब्धियां थी जो कोठारी आयोग से संबंधित हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलिए कोई नया कलर लेते हैं, और नेक्स्ट इज 1968। कोठारी आयोग की अगर समय अवधि की बात करें तो एक बार फिर से आपको बता दूं, 1964 में गठित हुआ, 1966 में रिपोर्ट आ गई। फिर 1968 में पहली आधिकारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर आधारित थी, और इसमें जो अनुशंसा की गई, इसमें लागू किया गया 10+2+3 सिस्टम लागू किया गया। 1979 में, यानी इस रिपोर्ट के आने के 11 वर्ष बाद इसको रिवाइज किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को 11 वर्ष बाद रिवाइज किया गया, और उस स्ट्रक्चर को 8+4+3 कर दिया गया, यानी 8वीं तक पढ़ेंगे, फिर हाई स्कूल इंटर 4 वर्ष का और 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, ये कर दिया गया। और फिर इसमें ही ये प्रावधान भी कहा गया, जब रिवाइज किया गया इसको, तो 8 ईयर्स 8 साल की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के संशोधन के समय ये बात कही गई कि 8 ईयर्स की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात पहली बार 1979 में, जो कि NEP 1968 का संशोधन था, उसमें कही गई। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, मोरारजी देसाई। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का जब रिवीजन आया 1979 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और उसी समय पर एक बात हुई थी बेसिक एजुकेशन की। बेसिक एजुकेशन जो वर्ड था वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इसी को कहा गया बेसिक एजुकेशन को बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा की पहली बार बात करी गई थी महात्मा गांधी द्वारा, और कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में 1937 में कही गई। और उसी समय हरिजन पत्रिका निकाली जाती थी, उस हरिजन पत्रिका में पहली बार बुनियादी शिक्षा की बात हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक एजुकेशन का सबसे पहले जिक्र इनमें से किस पत्रिका में हुआ, या किस कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ, या किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। और कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन 1937 में बुनियादी शिक्षा का पहली बार जिक्र किया गया, और हरिजन पत्रिका में उस पर एक लेख भी लिखा गया। जब 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका संशोधन 1979 में आ गया, उसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। 1986 में क्या आई, री इंट्रोड्यूस किया गया जो हमारा 1986 की जो NEP आई, उसमें री इंट्रोड्यूस किसको किया गया, जो हमारा 10+2+3 सिस्टम था, वो 1986 की शिक्षा नीति में दोबारा से उसको लागू किया गया। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी। 1986 में प्रधानमंत्री कौन थे, श्री राजीव गांधी। तो इसमें उन्होंने 10+2+3 सिस्टम उस समय वापस आ गया। फिर इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया, और उसका रिवीजन कब हुआ, 1992 से 93 के बीच में। और उसी समय 1992-93 में जब इसका संशोधन, इस पर संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई, उस कमेटी का नाम था यशपाल कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या था, यशपाल कमेटी। और यशपाल कमेटी ने ही, और इसके हेड जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यशपाल कमेटी के हेड कौन थे, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऊपर उसमें संशोधन के लिए जो समिति बनाई गई 92-93 में,
कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन एजुकेशन आफ्टर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इज़ नोन एज या हेडेड बाई यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, और उस कमेटी को यशपाल कमेटी भी कहते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट दिया था, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग आफ्टर लर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। लेकिन इसमें एक तो यशपाल कमेटी में हेड कौन थे, उसके प्रोफेसर यशपाल थे। एक और बड़े महत्वपूर्ण सदस्य, उनका नाम था कृष्णकांत। क्या नाम था? कृष्णकांत। तो कृष्णकांत कौन थे? कृष्णकांत एक मेंबर थे उस कमेटी के, लेकिन उस समय वो हेड थे किसके? एनसीईआरटी के, हेड ऑफ एनसीईआरटी थे। तो ये 2 लोग उस कमेटी में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और यशपाल कमेटी ने से 3 शब्द बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक तो बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कंसेप्ट किसने दिया? यशपाल कमेटी ने दिया, लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर दूसरा आता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी यशपाल कमेटी ने दिया 1992 और 1993 में। और तीसरा कंसेप्ट है लर्निंग आफ्टर लर्निंग, लर्निंग आफ्टर लर्निंग का कंसेप्ट भी प्रोफेसर यशपाल की कमेटी ने दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गई 93 में, ये रिपोर्ट आ गई 93 में। 93 के बाद 1995 में, 1995 में NPNS एक प्रोग्राम आया, NPNS। अब आप पूछेंगे ये प्रोग्राम NPNS से क्या मतलब है? तो ये प्रोग्राम था नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन सिस्टम, यानी पोषण, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, पोषण तंत्र कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पोषण तंत्र कार्यक्रम बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। उस समय कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो स्कूलों के माध्यम से एक राष्ट्रीय पोषण तंत्र कार्यक्रम चलाया गया था सरकार द्वारा 1995 में। और अब प्रश्न ये आ सकता है कि NPNS शुरू कहाँ से हुआ था? तो शुरू हुआ था ये मद्रास से। इस समय मद्रास को चेन्नई बोला जाता है, मद्रास से शुरू हुआ था। या कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं राज्य, तो तमिलनाडु से शुरू हुआ था NPNS। इसी कार्यक्रम का नाम, इसी जो शुरुआत में इसका नाम NPNS था, इसी कार्यक्रम का बाद में नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसी कार्यक्रम का नाम 2001 में बदल दिया गया, 6 साल बाद, और इसको कह दिया गया मिड डे मील। क्या नाम आ गया इसका? MDM, मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन पड़ गया। और शुरुआत में इसका नाम क्या था? NPNS। तो NPNS को ही क्या बोला गया? MDM, मिड डे मील योजना में परिवर्तित कर दिया गया 2001 में, 2001 में। और 1995 में एक और बात हुई, यहाँ पर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक एक्ट भी आया जिसको बोला जाता है RPWD एक्ट 1995। हालांकि इसका बाद में संशोधन हो गया, लेकिन शुरुआत में जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1995 में आया था। तो राइट, इसकी फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी दिव्यांग लोगों के अधिकारों का जो अधिनियम है वो 1995 में आया। इसको रिवाइज कर दिया गया है, इस अधिनियम को भी रिवाइज कर दिया गया 2016 में, रिवाइज इन 2016। तो यहाँ पर 7 डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी। इस RPWD में कितनी डिसेबिलिटी बताई थी, कितने प्रकार की? 7 डिसेबिलिटीज़। और इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी ये ऐड की गई थी कि एसिड अटैक विक्टिम इसमें ऐड किए गए थे। एसिड अटैक विक्टिम, यानी जो एसिड अटैक के जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको इसमें एक डिसेबिलिटीज़ में ऐड किया गया था, और ये RPWD के अंदर। तो यहाँ पर इस
इस जो अधिनियम की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये हुई। हाँ जी, तो एक प्रोग्राम आ गया था DPEP। DPEP, अब आप पूछेंगे ये DPEP क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो 1995 से एक साल पहले 1994 में शुरू हुआ। 1994 में कौन सा शुरू हुआ? DPEP, यानी जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ 1994 में, और इसी प्रोग्राम को फिर मर्ज कर दिया गया, मर्ज विद सर्व शिक्षा अभियान, SSA। SSA को क्या बोला जाता है? सर्व शिक्षा अभियान में इसको मर्ज कर दिया गया DPEP को। कब कर दिया गया? 2001 में मर्ज कर दिया गया। और 2001 में फिर बाद में अभी इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री अटल, नहीं, ये किसने किया ये प्रश्न होगा, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने के टाइम पर ये बात हुई थी। क्या हुई थी कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया था, और DPEP को कोई नया नाम दे दिया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, या DPEP को उसमें विलय कर दिया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये 2001 की बात थी। लेकिन जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो 1994 में DPEP नाम से शुरू हुआ था, और DPEP की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एक क्वेश्चन आया कई बार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1987 में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OBB भी उसको बोलते हैं। तो OBB कब आया था? 1987 में। OBB को कब क्या बोला जाता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो गई हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के एक वर्ष बाद आ गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन उसके बाद 92 और 93 में उस पर एक संशोधन समिति आई, प्रोफेसर यशपाल कमेटी उसका नाम था। उसके बाद 94 में ये DPEP प्रोग्राम आया, और 95 में NPNS प्रोग्राम आया, जो बाद में 2001 में मर्ज हो गया मिड डे मील में। और जो DPEP प्रोग्राम था 1994 का, वो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज हो गया, और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब 2001 तक हम पहुंच चुके हैं। उसी समय 2001 के आसपास ही सन 2000 में NCF के लिए NCF डेवलप किया गया 2000 में। किसके द्वारा, किसने बनाया था NCF? डेवलप्ड बाई NCERT। और फिर उसने जो अपना रूप था, वो फाइनल रूप उसका 2005 में आया, इसको हम बोलते हैं NCF 2005। और उस पर काम करना शुरू कर दिया गया था 2000 में। तो NCF 2005 एक्चुअल है क्या? इट इज़ द समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप। समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप। अब इसमें जब बात करते हैं क्या क्या कंसेप्ट की बात की गई, तो पहले एक्टिव लर्नर की बात कही गई NCF 2005 में, एक्टिव लर्नर। दूसरी बात, यानी लर्नर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। लर्न बाई ओन, वो खुद से सीखे, इसकी बात कही गई NCF 2005 में। फिर लर्निंग बाई डूइंग की बात कही गई, लर्निंग बाई करके सीखिए, लर्निंग बाई डूइंग की बात कही गई। चौथी बात, टेक्स्ट बुक शुड बी लिंक्ड विद डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन से पाठ्य पुस्तकों को जोड़ना, डेली लाइफ से जोड़ने की बात NCF 2005 में कही गई। तो ये जो मुख्य बातें थी वो 4 बातें हैं कि एक्टिव लर्नर होना चाहिए, यानी जो लर्नर है उसको एक्टिव रहना है क्लासरूम में, यानी पैसिव फॉर्म में नहीं पढ़ना है उसको,
उसको मुख्य धारा में होना चाहिए जब वो कुछ कर रहा हो, कुछ सीख रहा हो। फिर लर्न बाई ओन, अब स्वयं से सीखने पर जोर दिया गया, करके सीखने पर जोर दिया गया, और टेक्स्ट बुक की बातों को, पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को दिनचर्या से, दैनिक दिनचर्या से जोड़ने की बात कही गई। फिर दूसरी बात, NCF 2005 इज ए समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप। 21 फोकस ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उसकी समरी है, और उसमें कहा गया जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर क्या माना गया कि ये, पहले वो ग्लोबल लैंग्वेज की बात हो रही थी, तो अब उसको ग्लोबल लैंग्वेज नहीं माना गया, उसको इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज बनाने पे जोर दिया गया NCF में, और फर्स्ट लैंग्वेज उसकी जो मदर टंग में सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात NCF में कही गई। और वहीं पर एक और टर्म आता है CCE। CCE इंट्रोड्यूस किया गया 2009 में, 2009 में CCE आ गया। अब CCE क्या था? कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात 2009 में NCF 2005 में कही गई, और एक संस्था बनाई गई NCFTE, जिसको करना क्या था? टीचर एजुकेशन पर दिशा निर्देश देने थे, टीचर एजुकेशन। सो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE का गठन करने की बात 2009 में गठन हुआ NCFTE का। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कि हम चले थे सैडलर आयोग से। एक बार आपको वापस ले चलूँ तो आप देखेंगे कि हमने शुरुआत जो की थी वो कहाँ से की थी? सैडलर आयोग से की थी, और सैडलर आयोग ने 1917 में उसका गठन हुआ। 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। एमएड का सबसे पहली बार प्रयोग सैडलर आयोग ने किया, और एजुकेशन विषय को हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने की बात भी सैडलर आयोग ने कही। 1964 में कोठारी कमीशन का गठन हुआ। 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी। उनकी टीम में 17 सदस्य थे, 12 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य विदेशी थे। वो 5 अलग अलग देशों के सदस्य थे। उसमें जो विदेशी सदस्य थे, एक इंग्लैंड से था, एक रूस से था, एक फ्रांस से था, एक जापान से था, एक अमेरिका से था। DS कोठारी आयोग ने ही UGC की स्थापना की बात करी, और UGC के ने काम करना शुरू कर दिया था 1953 में, लेकिन वो फुल्ली फंक्शनल 1956 में हुआ। DS कोठारी आयोग ने ही MIL की बात की, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात की, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी DS कोठारी आयोग ने दिया। उसमें हिंदी स्टेट के लिए मदर टंग इंग्लिश और संस्कृत भाषा की बात की गई, और नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए मदर टंग इंग्लिश और मलयालम भाषा की बात कोठारी आयोग ने की। 10+2+3 का सिस्टम भी कोठारी आयोग ने दिया था। यानी अगर ये प्रश्न आता है कि 10+2+3 का सिस्टम किसने शुरू किया था, तो 2 जगह यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। 1986 की शिक्षा नीति में भी था, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। और वर्क एक्सपीरियंस, जो WET जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कार्य अनुभव विषय है, उसकी बात भी विद्यालय में पढ़ाने की बात DS कोठारी आयोग ने की थी। और DS कोठारी आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, इसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे एंड रिपोर्ट भी कहते हैं। 1964 से लेकर 1966 तक DS कोठारी आयोग का कार्यकाल रहा। 1968 में रिपोर्ट देने के 2 साल बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और उसने 10+2+3 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 11 वर्ष बाद 1979 में, 1979 मतलब 1979 में रिवाइज हुई, और उस 10+2+3 वाले सिस्टम को उन्होंने 8+4+3 में बदल दिया, और 8 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पहली बार बात की गई थी 1979 की रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी में, और उस समय ये बात लाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एक शब्द और आता है कि बेसिक एजुकेशन, यानी बुनियादी शिक्षा की बात जब करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी। वर्धा सम्मेलन कांग्रेस का था 1937 में, और हरिजन पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था इसके ऊपर। 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई,
जिसने 10+2+3 को री इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि ये 1968 में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन उसके रिवीजन में फिर 8+4+3 आ गया था। लेकिन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 10+2+3 सिस्टम को दोबारा वापस लाया। उस समय वापस लाने वाले समय पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधन समिति के पास जब भेजा गया तो उस समिति ने 1992 में उसका गठन हुआ, 93 में उसने रिपोर्ट दी, और उस समिति को यशपाल समिति भी कहते हैं, यशपाल कमेटी कहते थे, और उसके हेड प्रोफेसर यशपाल थे। उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य और थे जिनका नाम था कृष्णकांत, जो मेंबर थे और हेड थे एनसीईआरटी के। यशपाल कमेटी ने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए: लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग आफ्टर लर्निंग। 1995 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, एनपीएनएस, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सिस्टम, राष्ट्रीय पोषण तंत्र कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु चेन्नई से हुई, और उसी कार्यक्रम को 1995 के एनपीएनएस कार्यक्रम को ही बाद में 2001 में मिड डे मील उसका नाम पड़ गया। और इसी तरह से एक बात कही गई कि आरपीडब्ल्यूडी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो एक्ट था 1995, बाद में 2016 में वो रिवाइज हुआ, उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई, दिव्यांगता 7 प्रकार की बताई गई, और उसमें एसिड अटैक विक्टिम को भी उसमें शामिल किया गया, वो भी एक डिसेबिलिटी उसमें मानी गई, जो भी सुविधाएं हैं दिव्यांगों को देने के लिए, तो उसमें एसिड अटैक के जो पीड़ित लोग थे उनको भी उसमें शामिल किया गया। 1994 में एक डीपीईपी नाम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ, और उस 1994 के डीपीईपी प्रोग्राम को 2001 में सर्व शिक्षा अभियान में उसका विलय कर दिया गया 2001 में। तो 2001 में 2 कार्यक्रम, एक तो एनपीएनएस था, उसका नाम मिड डे मील कर दिया गया, और डीपीईपी का नाम सर्व शिक्षा अभियान कर दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री थे एमडीएम और सर्व शिक्षा अभियान के समय अटल बिहारी वाजपेयी। 1987 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 1 वर्ष बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरू हुआ, जो काफ़ी फेमस हुआ। फिर उसके बाद 2000 में एनसीएफ का डेवलपमेंट करना शुरू किया एनसीईआरटी ने, और 2005 के नाम से उस रिपोर्ट को जाना जाता है। एक्चुअल में वो रिपोर्ट क्या है, समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप, यानी फोकस ग्रुप बना था, उसकी समरी है एनसीएफ 2005, जिसमें लैंग्वेज की बात में ये कहा गया कि पहले इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता था, लेकिन अब उसको द्वितीय स्तर पे पढ़ा जाएगा। पहली लैंग्वेज कौन सी होगी, जो मदर टंग होगी बच्चे की। एनसीएफ 2005 में 5 ये बिंदुओं पर विशेष बातें उसमें निकल के आई कि एक्टिव लर्नर होना चाहिए, लर्न बाय ओन होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, एंड टेक्स्ट बुक लिंक्ड विद द डेली लाइफ। 2009 में सीसीई का कंसेप्ट लॉन्च हुआ, कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन, और एनसीएफटीई टीचर एजुकेशन के लिए भी 2009 में ये इसका गठन किया गया। तो ये बातें थी जो हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जो हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है स्वतंत्र भारत पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, तो भारत के आज़ाद होने के पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कहाँ है। तो एक तो स्वतंत्र भारत की हिस्ट्री हो गई, और एक उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आयोग है, जो उल्लेखनीय बात शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञान में आती है, वो है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया? हंटर कमीशन, क्या नाम है उसका, हंटर कमीशन। ये अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेज आए थे व्यापार करने, फिर यहाँ शासन किया उन्होंने, फिर उनको लगा कि यहाँ के लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने कुछ लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा। तो वहीं पर कुछ अच्छे अधिकारी आए जिन्होंने शिक्षा को फैलाने के लिए, सबसे पहले हंटर कमीशन ने 1882 में हंटर कमीशन आया, और उसने ये सिफारिश की मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश करने वाला पहला भारतीय आयोग कौन सा था? हंटर कमीशन। शिक्षा की सिफारिश करी थी किसने? हंटर कमीशन ने 1882 में। रिकमेंडेशन का नाम क्या था जो हंटर कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी? उसका एक नाम था रिकमेंडेशन बाय हंटर कमीशन, उसका नाम था
एजुकेशन टू इंडियंस शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज, ये उसकी रिकमेंडेशन थी। टोटल मेंबर हंटर कमीशन की बात करें तो टोटल मेंबर थे हंटर कमीशन में 30, और इंडियन मेंबर उन 30 में से कितने थे? 7, यानी बहुतायत अंग्रेजों की थी और भारतीय सदस्य उसमें 7 थे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें आज़ादी के समय, एट द टाइम ऑफ आज़ादी के दौरान, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1948 से 49, यानी आज़ादी के एक साल बाद देखिए 1948 में इसका गठन हुआ और 1949 में ये रिपोर्ट दी गई। एक आयोग बनाया गया शिक्षा के लिए, उसका नाम था राधा कृष्णन कमीशन। इसका नाम, इस कमीशन को ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? SS राधाकृष्णन थे, इसलिए इसको राधाकृष्णन कमीशन भी कह दिया जाता है। सो आफ्टर पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कितनी विश्वविद्यालय थे भारत में? नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी थी? 19। फिर उसके बाद 14 और बनाने की सिफारिश इन्होंने की। 14 एडिशनल यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश किसने की? राधाकृष्णन आयोग ने। आफ्टर पार्टीशन 19 पहले से थी, 14 और बनाने की बात कही किसने? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया।